जी सईद अहमद की तरफ से 2025 में हज पर आने वाले तमाम हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको उम्रा का जो इंतज़ामी और प्रैक्टिकली जो तरीक़ाकार है वो दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ये बता देता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और 15 साल से मैं हाजियों की गाइडेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हज के दिनों में भी मीना के अंदर मौजूद होता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में जो इंतज़ामी तौर पर जो प्रैक्टिकल तरीका जो होता है हरम के अंदर और उसके साथ साथ हरम की गाइडेंस, उस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा। उम्रा के दो फ़राइज़ हैं, दो वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मकामात हैं, उनकी दुआएं हैं। शरीती तौर पर आप इन सारी चीज़ों को अपने अपने तौर पर सीख कर आएंगे। मैं आपको एक मकाम दिखाऊंगा, उस मकाम पे कौन सी दुआ मांगनी है वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो आपने अपनी याद करके आनी है और अपनी नोट करके आनी है। सर मैं इंतज़ामी तौर पर उम्रा को 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा और हर हिस्से की डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इंतज़ामी तौर पर जो उम्रा का जो सबसे पहला हिस्सा उसको मैं नाम देता हूं कि आपने जो मिकात मकाम मिकात पर एहराम बांधना होता है। हदीस में जो अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए एहराम बांधने की जो जगह है जुल्खुलैफा, शाम वालों के लिए जौफा, नजद वालों के लिए करन मनाजल और यमन वालों के लिए जलमलम मुतय्यन कर दिया। तो एक बहुत कॉमन सा सवाल हर एक उम्रा पर आने वाले लोगों का होता है कि भाई हम एहराम कहाँ से बांधे। सर मैं आपको आज एक फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले को समझने के बाद इंशाल्लाह आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। मैं पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों से मुखातब हूँ। सर आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये वो तस्वीर है कि वो मकामे मिकात जो हैं वो मुतय्यन जो कर दिए गए हैं। ये आप गूगल में सर्च करके इसकी मुख्तलिफ शक्ल में जो तस्वीरें हैं वो आप निकाल सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि जो मकामे मिकात हैं उनके जो मकान जो मकामात मुतय्यन किए गए हैं, ये वो मकाम है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और किसी भी साइड से आप दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, आप उम्रा करने आ रहे हैं, आपने जो पहला हिस्सा है कि मकाम मिकात से एहराम बांधना है और नियत करनी है। देखें ये लाजमी नहीं है आज के दौर में कि आप मकाम मिकात से ही एहराम बांधेंगे या वहां पे ही नियत करेंगे, ठीक है। फार्मूला ये है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, आप किसी भी तरीके से आ रहे हैं, चाहे आप पैदल चल के आ रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में बाई रोड आ रहे हैं, चाहे आप जहाज में बैठकर आ रहे हैं, लेकिन ये मकाम मिकात आपके लिए एक रेड लाइन है, ठीक है। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में आ रहे हैं, आप किसी भी साइड से आप मकाम मिकात की ये रेड लाइन, ये बाउंड्री में जब दाखिल होंगे, दाखिल होने से पहले पहले आपका हालते एहराम में होना लाजमी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना मैंने किसी रियासत का नाम लिया, ना मैंने पाकिस्तान से किस एयरपोर्ट से आएंगे, हम गाड़ी पे आएंगे, किस रोड से आएंगे, सर नहीं, ये फार्मूला है, ये आपकी रेड लाइन है। इस रेड लाइन को क्रॉस करने से पहले पहले आपका हालते एहराम में और नियत का अदा होना ये लाजमी है। अब हज 2025 के हवाले से एक अहम पॉइंट कि सर, बल्कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये अहम पॉइंट है। सर जब भी आपकी फ्लाइट मदीना शरीफ की है, ठीक है, मदीना शरीफ का जो मकाम मिकात है जुल्हलीफा, ये मस्जिद नबवी शरीफ है, एक साइड पे जुल्हलीफा है
اور مسجد नबी शरीफ की दूसरी साइड पे एयरपोर्ट भी है और ट्रेन का स्टेशन भी है। तो जब भी आप मदीना शरीफ आ रहे हैं और बाई एयर आ रहे हैं या बाई रोड आ रहे हैं, आप उस मकाम मिकात को क्रॉस नहीं करते। तो इसलिए जब आपकी फ्लाइट मदीना शरीफ की है, किसी भी मुल्क से है, तो आप एहराम नहीं बांधेंगे। जैसे कि मैंने एक तस्वीर दिखाई, ये मिस्र से जहाज आ रहा है मदीना शरीफ की तरफ। ये मदीना शरीफ का जो एयरपोर्ट है वहां पे जहाज लैंड करता है, लेकिन वो मकाम मिकात को क्रॉस नहीं करता, बाई एयर भी नहीं करता। दूसरी तस्वीर में एक जहाज जो है वो लाहौर की तरफ, लाहौर से जद्दा आ रहा है। तो जब भी हज 2025 में आने वाले भी, जब आप पाकिस्तान से या पूरी दुनिया के वो मुसलमान जो हज पर आ रहे हैं अपने मुल्कों से, जब भी आपकी फ्लाइट जो है वो जद्दा एयरपोर्ट की होगी, तो आप अपने मुल्क में एयरपोर्ट पे चाहे घर से आप एहराम बांधेंगे और नियत करेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट ये होता है कि भाई एहराम बांध लेते हैं, जब हम मकाम मिकात से गुजरेंगे ऐलान होगा तो हम नियत कर लेंगे। तो फिर 50% लोगों के ये सवाल आते हैं, जी हमें पता नहीं चला, बेशक वो ऐलान किया जाता है, क्या पता आप उस टाइम सोए हुए। तो सर एहराम बांधा जाता है उम्रा या हज की नियत से, तो जब बांध लिया है तो नियत भी उसी वक्त कर ले। तो ये स्पेशल एक पॉइंट हाजियों के लिए कि जब आपकी फ्लाइट मदीना शरीफ की है, आप पाकिस्तान से एहराम नहीं बांधेंगे। आप जब मदनी क़याम के बाद मदीना शरीफ से मक्का जाएंगे तो फिर जुल्खलीफा के मकाम से आप एहराम बांधेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट जद्दा की है तो फिर आप पाकिस्तान से एहराम बांध के आएंगे। अब एहराम के हवाले से एक अहम सवाल मेरे ख्याल में हर बंदे को ये कंफ्यूजन होती है। सर मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करता हूं। आप दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिनमें खुशबू है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एहराम बांधने से पहले पहले। वो चाहे साबुन है, तेल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इत्र है, खुशबू है, जब आपने अभी एहराम नहीं बांधा, एहराम बांधने से पहले जब आप गुस्ल करते हैं, तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, तो उस वक्त आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एहराम बांध लेते हैं, आपने एहराम की नियत कर ली, उम्रे की नियत कर ली, उसके बाद आप ना खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बालों को काट सकते हैं, ना नाखूनों को काट सकते हैं, और ना ही औरतें सर चेहरा जो है उसको डांप सकती हैं। मर्द हजरात एहराम बांधेंगे, एहराम सिला हुआ नहीं होना चाहिए, सर को ढांपना नहीं है। इसमें एक जो स्पेशल एहराम के लिए एक जूता इस्तेमाल होता है, वो सीधी सी मिसाल ये है कि आपके यहाँ जो कैंची चप्पल मिलती है, जब और सिर्फ जब आपने एहराम बांधा है, आप बालते एहराम में हैं, तो आप कैंची चप्पल पहनेंगे। एक और यहाँ पे मैं बात कह देता हूँ कि ये खुशबू वाले मामले में देखिए, खाने की खुशबू का कोई मसला नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं कि मैं सन ब्लॉक लगा लूं, मैं फलां क्रीम लगा लूं। सर सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि ये जो 2, 4, 8, 10 या 15 घंटे का भी वो सफर जिसमें आप हालत एहराम में हैं, सर इन चीजों को छोड़ दें, आपकी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, एहराम बांधने का मरहला, एहराम बांधने के आपको 101 तरीका मिलेगा, ठीक है। आप में से कोई स्मार्ट है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, आप अपने जिस्म और अपनी उसके हिसाब से जो है वो एहराम बांधेंगे। एहराम खरीदने के हवाले से चूँकि 2025 में हज पे गर्मी है और आप भी अगर किसी गर्मी के मौसम में आ रहे हैं, तो ये एहराम जो है ना, इसको तौलिए का एहराम, ये जो सब वन ऑफ द बेस्ट एहराम वो तौलिए का एहराम। ये लट्ठा, काटन, इसकी चुभन, इसका यहाँ से सिरक जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उससे बचने के लिए हिसाब से जो बेहतर तरीका है वो चीज़ है वो ये है एहराम तौलिए वाला। और वो भी इतना बारीक ऐसा होना चाहिए मटेरियल कि इसमें से जाली नमा हो,
ताकि उसमें से आपको हवा भी लगे और घुटन ना महसूस हो। सर एहराम के बांधने के 101 तरीके में एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर अमल कर लीजिएगा, वरना आप जिस तरीके में आप कंफर्टेबल रहेंगे आप उस तरीके से बांध लीजिएगा। तो मैं आपको इसको बांधने का तरीका और इसकी खूबियां भी आपको दिखाता हूँ। ये तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इस तरह टांगे फैला लेनी है। ठीक हो गया जी। इस कोने को पकड़ूंगा मैं और ये जो इसका निचला कोना है ये सिर्फ मेरी इस टांग पे आएगा। इसको मैं रखूंगा इस जगह पे। ठीक है, इसको मैं बहुत ज्यादा टाइट नहीं करूंगा। ठीक है, इस साइड को मैंने ऐसे घुमाया, इसको इधर से पकड़ लिया, इस कोने को पकड़ लिया और इसको मैंने राउंड से पीछे घुमा के पकड़ लिया। ये मेरे पास दो कोने आ गए। इसको मैं यहां बांध लेता हूं। अगर आप शायद कुछ लोग ये एतराज करेंगे कि भाई इसको बांधना नहीं चाहिए, तो सर आप इस पे मजीद आप सर्च कर लें खुद से। ठीक है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसको मैंने बांध लिया। फायदा नंबर 1, इस तरीके से आप एहराम बांधेंगे तो ये आपका एहराम टाइट नहीं होगा। होता क्या है कि एहराम टाइट हो जाने से फिर मर्द जो है वो टांगे फैला के नहीं चल सकते, जिसकी वजह से अंडर थाई रैशेस हो जाते हैं और स्पेशली हज के दिनों में फिर चलने में मुश्किल होता है, क्योंकि हज मुशक्कत का नाम है, चलने का नाम है, तो उसमें फिर ये चीज जो है वो डिस्टर्ब करती है। दूसरा तरीका, मेरे एहराम का एक कोना यहाँ पे है, दूसरा कोना मेरा यहाँ पे है, तो मुझे चलने में कोई रुकावट नहीं है। ये देखें, मैं जितनी टांगे फैला के चलना चाहूँ, जितना मैं खोल के चलना चाहूँ, मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो जब लोग किसी तरीके से टाइट करके एहराम बांधते हैं तो फिर इससे ज्यादा कदम उससे उठाने नहीं होता। तो जब इससे ज्यादा कदम उठाने नहीं होता तो वो जरा तेज चल भी नहीं सकता। इस तरीके में आपको इसका फर्क जो है ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एक और बड़ा अहम मसला हज के दिनों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए, भाई हमसे एहराम संभाला नहीं जाता, खुल जाता है, ढीला हो जाता है, लटक जाता है। तो सर ये जो तरीका लगाया है ये स्पेशली बुजुर्गों के लिए लगाया है। इस तरह से एहराम बांधने से आपका एहराम इंशाल्लाह हज के 3 दिन नहीं खुलेगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, आपका पूरा उम्रा अदा होने तक ये आपका एहराम ना ढीला होगा ना ये खुलेगा। एक इसके अगला मसला अहम कि भाई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट में जाना है, एहराम पलीद होने का खतरा है, तो उसका क्या तरीका कार है। सर इस तरीके में आप बड़े आसानी के साथ क्या करेंगे, अपने एहराम को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, आप टॉयलेट में बैठ गए, ये कहीं से भी नीचे भी नहीं लगा, पलीद भी नहीं हुआ। आप जब उठे आपने इसको नीचे कर लिया, ये लूज भी नहीं हुआ, ये खुला भी नहीं है और इसने ये दोबारा से टाइट भी नहीं हुआ। तो सर दिस इज द वन ऑफ बेस्ट प्रोसेस टू वेयर एहराम, जो आपके सफर में कंफर्टेबल और आपके लिए रिलैक्स रहेगा। दूसरी चादर है वो, उसका तो मसला नहीं होता, वो आप सफर में चाहे ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब तवाफ शुरू करना होता है तो उसको तवा कहते हैं, तो उसके लिए ये तौलिए का एहराम लेने के ये भी वजह बताई थी। ये आपको इसको यहाँ पे डाल दिया ना, ये फिसलेगा नहीं, ये नीचे नहीं आएगा। लट्ठा और जो कार्टन होता है वो सारा दिन उसको बंदा संभालता ही रहता है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जो तरीका है मेरे मुताबिक। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, आप इसमें कंफर्टेबल महसूस करें, तो आप इस तरीके से एहराम बांध सकते हैं। एहराम बांधने के बाद आपके पास मोबाइल है, कुछ थोड़े से पैसे हैं, आप इस तरह का बेल्ट बांध ले सकते हैं। अब अगर इस पे एतराज जाए तो फिर इस पे भी एतराज जाता है, ठीक है, तो ये कोई एतराज नहीं है, ठीक है। इस तरह आप बेल्ट बांध लें, इसमें अपना मोबाइल, छोटे थोड़े से पैसे। एहराम की हालत में आप घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पट्टी वाली नहीं होनी चाहिए, हाथ में पकड़ के ऊपर वाली छतरी। ऐनक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुशबू के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा
उम्रे का जो पहला हिस्सा है, मकाम मिकात से हमने एहराम बांध लिया, एक हिस्सा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी शक्को शुबहात के मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं उम्रे के दूसरे हिस्से की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि मैं जिस जिस स्टेप से गुजरूंगा साथ में गाइडेंस देता जाऊंगा। देखें आई साहब, आप हरम में आ गए हैं। हरम में आप जिस भी साइड से आए हैं, मैं मेंशन नहीं करता, चारों तरफ में से आप कहीं से भी आए हैं, कहीं से भी दाखिल हुए हैं, अगर आपने बैतुल्लाह के पास, जिसको ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं, मताफ सहन भी कहते हैं, वहाँ पर जाना है। शर्त यह है कि आपने एहराम बांधा हो। तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, ठीक है। ये मैं 6 नंबर वाशरूम पे खड़ा हूँ और इसके बिल्कुल सामने आपको वो 79 नंबर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। पहला रास्ता ये है। हरम के मेन मताफ में जाने के लिए दूसरा दरवाज़ा, इसका नाम है बाब अब्दुल अज़ीज़। इसका नक्शे में आपको नंबर 1 लिखा नज़र आएगा, लेकिन इस पे नंबर अभी लगा नहीं क्योंकि ये नया ओपन हुआ है। अच्छा, अब इसकी दूसरी निशानी ये है कि इसके राइट साइड में आपको 3 नंबर वाशरूम नज़र आ गया, ठीक है जी। ये जेंट्स वाशरूम है, ये बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने है। ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ गया। इसके एक साइड में 4 नंबर वाशरूम है। 4 नंबर वाशरूम लेडीज़ का वाशरूम है। 2025 में हज पर आने वाले ज़्यादातर लोगों का जो स्टॉप होता है वो ये क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे से जाके इसके पीछे एक बस स्टॉप है, वहाँ पे होता है। वहाँ से जब आएंगे तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर आप जब आएंगे तो ये आपको सीधा सामने वो दरवाज़ा नज़र आ जाएगा। देखें, हरम के बहुत सारे दरवाजे हैं। ये 94 नंबर भी दरवाज़ा है, ठीक है। ये कुछ सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं, ये पुल भी ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको कोई बंदा रोकेगा नहीं हरम में दाखिल होने से। हाँ, सिर्फ अगर आपने हराम पहना हुआ है तो आप किसी भी दरवाजे से हरम में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप नीचे सहन में मताफ में जाना चाहते हैं तो पहले नंबर पर ये वाला दरवाज़ा, दूसरे नंबर पर 79 नंबर दरवाज़ा जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। अब एक और मेन चीज़, ना इस दरवाजे से ना ही 79 दरवाजे से आप व्हील चेयर लेकर दाखिल नहीं हो सकते। बच्चों का स्ट्रोलर लेके आप दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब व्हील चेयर वाले क्या करेंगे, बिल्कुल इसके साथ ये एक पुल है, ये 2nd फ्लोर पर जा रहा है। तो आपके पास अगर व्हील चेयर है तो फिर आप इस पुल के ज़रिए दूसरे फ्लोर पर जाएंगे। इसी तरह अगर आप हरम की उस साइड पे हैं, 79 वाली साइड पे, तो वहाँ से आप व्हील चेयर पे आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो पुल है आप उधर से अंदर जाएंगे। ये पुल तीसरा जो है ये सफ़ा मरवा में सफ़ा वाली साइड पे है। अगर आप अल-गज़ा बस स्टॉप पे आते हैं, आपके पास व्हील चेयर है तो आप वहीं से पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एहराम में हैं, नॉर्मल हैं, चल कर आ रहे हैं और गज़ा बस स्टॉप पे आ रहे हैं तो फिर आपने ये हरम के एक ऊपर से चक्कर लगा के ये पुल के नीचे से रास्ते से आके तो आपने इसी दरवाजे से दाखिल होना है उम्रा करने के लिए, नीचे मताफ में जाने के लिए। चाहे 79 नंबर दरवाज़ा है, चाहे 1 नंबर दरवाज़ा है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं और सिर्फ उसी को दाखिल होने देते हैं जिसने एहराम बांधा होगा। हाँ, औरतों का जो एहराम जो है वो उनके कपड़े ही होते हैं, इसलिए औरतें किसी भी वक्त किसी भी टाइम डायरेक्ट मताफ में जा सकती हैं। मैं 1 नंबर दरवाजे से दाखिल हुआ हूँ। देखें, आप पहली सिक्योरिटी से हजूम में अगर अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तो रास्ते में 2 दफ़ा आपको फिर देखा जाएगा। इसलिए ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ जब आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, मताफ में जाने के लिए ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आके आपके पास फिर 2 ऑप्शनें आ गई हैं। एक ऑप्शन है ये वाली सीढ़ियाँ, दूसरी ऑप्शन है एलिवेटर।
यहाँ पे एक बहुत एहतियात वाली चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके अबाए जो हैं वो बिल्कुल भी इन कोनों में नहीं आने चाहिए, वरना ये यहाँ पे फंस जाए तो उतरने के टाइम वो गिरने का खदशा भी होता है। एलिवेटर से उतरने और उसके चढ़ने की प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करके आएँ। सबसे आसान तरीका, उतरने से पहले एक पाँव कदम उठा लें और जैसे ही जगह आए अपना कदम ऊपर रख लें। तो जैसे ही मैं ये नीचे आ गया हूँ तो मैं बिल्कुल ये उस ज़मीनी सतह पर मताफ के पास आ गया हूँ जहाँ से आप सीधा आपको बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ जाता है। मैं इस वक्त बिल्कुल मताफ नीचे सहन वाली सतह पे हूँ, वो सामने बैतुल्लाह नज़र आ रहा है। देखिए, उम्रा का तवाफ़ हो या नफली तवाफ़ हो, वज़ू लाज़म है, शर्त है। अगर यहाँ पर पहुँचने के बाद भी आपको वज़ू करने की ज़रूरत पेश आती है तो ये वही सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों से उतर कर मैं नीचे मताफ में आया हूँ। वहाँ पर ये मर्दों के लिए भी वज़ूखाना बना हुआ है और वो सामने औरतों के लिए भी वज़ूखाना जो है वो बना हुआ है। देखें, हरम के अंदर सहन में सिर्फ 11 मकामात पर औरतों और मर्दों के लिए वज़ू खाने बने हुए हैं। दौराने तवाफ़, दौराने नमाज अगर आपको वज़ू करने की ज़रूरत पेश आती है तो आप यहाँ पे वज़ू करके अपना तवाफ़ दोबारा शुरू कर सकते हैं, उम्रा दोबारा शुरू कर सकते हैं। बाहर आपको सहन में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्रा शुरू करने से पहले भी आप ज़मज़म पी सकते हैं। अब तवाफ़ शुरू करने से सबसे पहले मैंने जो काम किया है, पहला वो मैंने अपना सीधा कंधा इस तरह से खोल दिया। इसको कहते हैं इत्तवा, जो आपने तवाफ़ के 7वें चक्रों में लाजमी रखना है। इत्तवा करने के बाद मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल हजरे अस्वद और सब्ज़ लाइटों की सेध में। एक ये लाइट भी लगी हुई है, एक वो ऊपर वाले फ्लोर पे भी सब्ज़ लाइट लगी है, और ये बिल्कुल लाइट जो है ये हजरे अस्वद के सेध में लगी हुई है, जहाँ से आपका पहला इस्तलाम होगा और तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू होगा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जिस मकाम पर जो जो दुआएं मांगनी हैं वो आप खुद से याद करके आएँ, खुद से पढ़ेंगे, उनको ढूंढ लें। मैं वीडियो में दुआएं नहीं पढ़ूंगा ताकि टाइम को शॉर्ट किया जाए। ये देखें, ये सब इत्तवा किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ, ये किया हुआ, ये भी किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ। तो ये इत्तवा जो है ये आपने तवाफ़ के 7वें चक्रों में लाजम करना है। चक्कर गिनने के लिए आप अपनी उंगलियों पे गिन लें। आप 7 दानों की तस्बीह ले आएँ, आप डिजिटल तस्बीह ले आएँ, आपको जो तरीका आसान लगेगा वो आप गिनेंगे। यहाँ से मेरा पहला तवाफ़ का चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। हजरे अस्वद और सब्ज़ लाइट से शुरू करके वापस उसी जगह आने पे मेरा तवाफ़ का एक चक्कर पूरा हुआ। याद रखें, एक चक्कर एक तवाफ़ नहीं है, 7 चक्करों का एक तवाफ़ है। मेरा 6वां चक्कर शुरू हो रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ हजरे अस्वद के पास। Oh, video for ladies. Oh, yes, someone else listen. देखें, हजरे अस्वद का बोसा लेना ना उम्रे का रुकन है ना हज का रुकन है। हजरे अस्वद और खाना काबा के दरवाज़े के दरमियान की जो जगह है उसको मुल्तज़िम कहते हैं। लेकिन याद रहे कि हालत एहराम में आपने इसके साथ चिमटना नहीं है, क्योंकि गुलाफ़े काबा, दीवारों और हजरे अस्वद को अतर लगा होता है, खुशबू लगी होती है।
یہ حتیم ہے، ہر سیزن میں ہر وقت میں یہاں میں داخلے کے لیے اوقات جو ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے مختص ہوتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ وقت معلوم کرنے کے لیے آپ حرم میں یہ جو ہمارے بھائی یہاں پہ خادم ہوتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل کون سے اوقات چل رہے ہیں۔ دیکھیں حجر اسود کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے۔ میں سننے والی خواتین سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، دیکھیں مردوں کو تو ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا، لیکن اس کنڈیشن میں، اس حالت میں اگر عورتوں کی جو یہاں پہ جو عورتیں ایک دوسرے کی تذلیل کرتی ہیں، جو اتنی بے حیائی اور قہرام مچا ہوتا ہے، میرا ذاتی خیال میں تو یہ ثواب والا کام نہیں ہے۔ آپ جب عمرہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا طواف مکمل کریں۔ یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو سب سے افضل دعا وہ ربنا آتنا والی۔ اچھا، اب میرا چھٹا چکر پورا ہونے والا ہے۔ آپ جب 7ویں چکر کو شروع کریں گے یا 7واں چکر آپ کا آدھا ہو جائے، اچھا سر میرا 7واں چکر آدھا پورا ہو گیا، آدھا چکر 7واں کرنے کے بعد میں اگر بیت اللہ کے بالکل نزدیک ہوں تو جب 7 چکر میرے پورے ہوں گے تو میں نے ایسا نہیں کرنا کہ میں سیدھا ہی ایسے تیر کی طرح پیچھے باہر نکلنا شروع کر دوں، نہیں۔ جب آپ کا 7واں چکر آدھا پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، یہ میرے ہاتھ کی ڈائریکشن دیکھیں اور نیچے دیکھیں، اب میں چلوں گا آگے سیدھا سیدھا ہی، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک قدم جو ہے یہ باہر کی طرف نکالتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے، مجھے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میرے ساتھ والے مجھ سے بچھڑیں گے بھی نہیں، جو میرے پیچھے ہیں وہ بھی اسی طریقے، اسی فارمولے کو عمل کرتے ہوئے آگے سیدھا سیدھا چلتے جائیں گے اور ایک قدم باہر کی طرف نکلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں میں ابھی حجر اسود کی طرف پہنچا نہیں ہوں تو میں کتنا باہر آ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی گرین لائٹ اور حجر اسود کے سید میں آ کے میرا طواف کا 7واں چکر مکمل ہو گیا ہے۔ میں بیت اللہ سے باہر نکل چکا ہوں، میں رش سے باہر نکل چکا ہوں۔ یہ جو سارے لوگ یہ استلام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ نہ میری وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ ایک اور کام، یہ آپ نے الٹا نہیں چلنا، مطاف میں الٹا نہیں چلنا ہوتا۔ اب یہ سارے لوگ جو دیکھیں یہ بالکل سیدھا باہر نکل رہے ہیں، اور سیدھا نکلنا کب شروع کرتے ہیں؟ جب طواف کا 7واں چکر جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پیچھے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو جو میں نے فارمولہ بتایا ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے جو بالکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ چیزیں طواف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ رمل جو ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں پہلے 3 چکروں میں جو رمل ہے وہ کرنا سنت ہوتا ہے۔ آج کوئی اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی بندہ رمل کرتا ہوا نظر نہیں آیا، تو رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ موقع آپ کو نہ ملے، لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ۔ اچھا یہ دیکھیں اب میں بالکل باہر نکلتے
इस जगह पे आ गया हूँ। ये बिल्कुल मकाम इब्राहीम की बैक साइड बनती है, जहाँ से हमारी सही शुरू होगी। लेकिन जो 2 रकात तवाफ़ के जो वाजिब हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप मकाम इब्राहीम के पास ही अदा करें, वहाँ तो आपको जगह ही नहीं मिलती आज के ज़माने में। तो उसके पीछे ये जितना एरिया है, ये सारा, ये जो सारे लोग जो पढ़ रहे हैं 2 रकातें, ये सारे वो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक और भी शर्त है, एक चीज़ है कि जो ममनुआ औकात होते हैं जिसमें आप नमाज अदा नहीं कर सकते, अगर वो टाइम है आपका तो फिर आप उस वक़्त ना पढ़ेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है, सूरज भी गरूब होने के नज़दीक है, तो मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा, ठीक है जी। तो अब हमारा यहाँ पे जो तवाफ़ का उम्रे का जो दूसरा हिस्सा था वो मुकम्मल हो गया है। तवाफ़ के 7 चक्कर फ़र्ज़ हैं, लाज़म हैं। अगर आप भूल जाते हैं कि नहीं यार पता नहीं मेरे 6 हुए हैं या 7 हुए हैं, तो फिर आपने 6 पे इत्तफ़ाक़ करना है। एक ज़्यादा हो जाए मसला नहीं है, एक कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हरम की अंदर से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वो आपको सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सहन कहूँ, ग्राउंड फ्लोर कहूँ, तो फिर ऊपर पहला फ्लोर आ गया, फिर दूसरा आ गया और उसके ऊपर छत आ गया। आज तकरीबन आज 23 अप्रैल है, 21 अप्रैल है, तो ना यहाँ पे उम्रे के ज़्यादातर लोग हैं, ना हज के आए हुए हैं अभी। तो अभी सिर्फ ये जो नीचे मताफ़ में जो लोग हैं, सिर्फ मताफ़ ही ओपन किया गया है। ऊपर वाले जितने फ्लोर हैं वो सारे बंद हैं, सिवाय एक फ्लोर के जहाँ पे व्हील चेयर या इलेक्ट्रिक कार चलती है। तो हज के दौरान, हज 2025 के दौरान अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो आपको ऊपर फ्लोर में, उससे ऊपर या सबसे छत, ये छत वाला एरिया इतना बड़ा है कि हज के दौरान यहाँ नीचे मताफ़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऊपर उनको जगह मिलेगी। तो ऊपर फिर ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे नीचे मताफ़ में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, साथ में मैंने वीडियो भी बनाई है, गाइड भी किया है। और लेकिन फिर भी अगर यही तवाफ़ अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर में करता तो मैं ज़ाती तौर पे पहले काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ, तो मुझे 10 मिनट में मेरा एक चक्कर पूरा होता है। मतलब 1 घंटे सवा घंटे में मेरा तवाफ़ जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे मुकम्मल होता है। तो जो फार्मूला बताया है, नीचे मताफ़ में आने के जो रास्ते बताए हैं उनको जहन में रखें, वरना आपको ऐसा भी हो सकेगा कि अगर आप किसी दरवाज़े से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर आप अपना उम्रा शुरू कर लेते हैं, तो फिर अंदर से ऊपर से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है। देखो, यहाँ से अगर मैंने ऊपर जाना है मैं नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आना है मैं नहीं आ सकता। वो हरम के बिल्कुल बाहर से ही जो दरवाजे हैं वहाँ से ही आपने फ़ैसला करना है कि आपने नीचे यहाँ पे आना है या ऊपर जाना है। तो जहाँ पे हमारा तवाफ़ ख़त्म हुआ मकाम इब्राहीम के बिल्कुल पीछे, वहाँ पे ही ये लिखा हुआ है अल मसा जी, उम्रे का तीसरा हिस्सा सही करना। ये पीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं। एक और दूसरी निशानी आपको बता देता हूँ इसकी, कि ये महराबें बनी हुई हैं। अब चूँकि हज में आगे 8-10-15 दिनों में लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 10 से 15 दिनों में या एक भी महीने में ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की महराबें जो है तमीर हो सकें, ठीक है। सो इसलिए इसकी सबसे आसान जो निशानी है कि जहाँ से ये अहराम, ये महराब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ ही सही के लिए जाने का रास्ता है। अच्छा सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे मेन और अहम जो एक पॉइंट है, बताना तो मुझे पहले चाहिए था, लेकिन चूँकि आप सुन रहे हैं तो करना तो तवाफ़ आपने बाद में ही है। सर, आप घर के 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 6 हैं, आपका जो ग्रुप है, आपका जो काफ़िला है, उनको एक बात याद रखें, पहले तो कोशिश करें कि वो गुम हो ना, लेकिन आपने जब भी हरम में आना है आपने अपने 2 से 3 असम्बली पॉइंट बना लेने हैं।
जैसे कि मैं अभी मताफ में हूँ, ठीक है। आप जब तवाफ़ शुरू करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ से आपने बाद में सही शुरू करनी है। आप अपने साथियों को, बुज़ुर्गों को, सब को बता दें भाई ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है महराबें, और इसके साथ ये सही शुरू हो रही है। अगर कोई बंदा आप में से तवाफ़ करने के दौरान बिछड़ जाता है तो अंकल आंटी ढूंढना नहीं है, ढूंढने से कोई नहीं मिलेगा मताफ के दौरान। सारी औरतों ने अबाए पहने हुए हैं, सारे मर्दों ने सफ़ेद अहराम पहने हुए हैं, उल्टा आप चल नहीं सकते। आप भी सीधा चलेंगे, ढूंढने वाला भी सीधा चलेगा, आपको वो बंदा नहीं मिलेगा। तो आपने एक फ़ाइनल पॉइंट अंदर आके बना लेना है कि भाई अगर कोई बंदा तवाफ़ करने के दौरान एक दूसरे से बिछड़ जाएगा, किसी बंदे ने अपना तवाफ़ नहीं रोकना, किसी ने एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। जो मीटिंग पॉइंट आप फाइनल करेंगे, सारे बंदे अपना तवाफ़ मुकम्मल करके उस मीटिंग पॉइंट पर आके दूसरों का इंतज़ार करेंगे। आपस में ये फ़ैसला करें कि भाई मैं अगर 1 घंटे बाद भी ना आऊँ, तूने इस जगह से हिलना नहीं है। आपको भी पता होगा कि मैंने जो मीटिंग पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने निशानी फाइनल की थी, मैंने दूसरे बंदे का यहाँ पे इंतज़ार करना है जब तक वो ना आए। तो इस तरह से ये होगा कि अगर आप ढूंढने लग जाएंगे, जो एक बंदा है वो अपना तवाफ़ मुकम्मल कर रहा है, दूसरा उसको ढूंढ रहा है। 2 घंटे बाद जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो एक कहता है यार मैंने तो अभी तवाफ़ ही नहीं किया, मैं तो आप लोगों को ढूंढ रहा था। तो ये याद रखें, मताफ में बिछड़ना है तो मताफ में ही मिलना है और अपना अपना काम मुकम्मल करके मिलना है। तो इस तरह सारे एक दूसरे से बिछड़ना कोई यहाँ पे नामुमकिन नहीं है, बड़ा आसानी से लोग बिछड़ जाते हैं। ये 2 बंदे आ रहे हैं, पीछे से काफिला आ रहा है, दोनों के दरमियान से गुजरा, एक बंदा इधर रह गया, एक इधर रह गया, आपस में फिर एक दूसरे को वो नज़र ही नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने जो ये फार्मूला आपको बताया है मिलने का, आपने इस मताफ के अंदर तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद का इन जगहों में से कोई एक निशानी, कोई एक पॉइंट मुख्तस कर लेना है। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद सारे बिछड़ने वाले वहाँ पर मिलेंगे। तो अब मैं चलता हूँ सही की तरफ, जो हज उम्रा का हमारा तीसरा हिस्सा है। ये बोर्ड लगे हुए हैं, हम इसके नीचे से दाखिल होंगे। जिस तरह मताफ में तवाफ़ करने के लिए फ़्लोर हैं, उसी तरह सही करने के भी फ़्लोर हैं। आप जिस फ्लोर में तवाफ़ करेंगे उसी फ्लोर में सही भी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तवाफ़ किया था, ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं सही भी इसी रास्ते पे करूँगा। यहाँ से मुझे ऊपर कहीं और फ्लोर पे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये वो रास्ता है, यहाँ पे ये निशानियाँ देख लें, एग्ज़िट टू मसा, यानी कि मैं मताफ में था, मताफ से मैंने एग्ज़िट होना है सही के एरिए की तरफ। अगर कोई ऐसा बंदा जो मताफ तवाफ़ करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हील चेयर्स की पॉइंट्स बने होते हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एक तो बिल्कुल ये साथ ही पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे ये देख सकते हैं आप कैश अल बता का बता क्रेडिट, नो कैश जी। यहाँ से आपने रेट लिस्टें देख ली हैं और कैश नहीं आपसे ले जाएगी, ओके, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है। तो खैर ये बाद में इसमें टॉपिक में शुरू करेंगे। तो ये वो रास्ता है जो नीचे मताफ के ग्राउंड फ्लोर से सही की तरफ जाता है। ये ऊपर जो दूसरा फ्लोर जहाँ पे व्हील चेयरें चल रही हैं। तो मैं जा रहा हूँ सफ़ा पहाड़ी की तरफ। अपने उम्रे के 2 हिस्से मुकम्मल बग़ैर किसी गलती शको शुबहात से मुकम्मल करने के बाद मेरा सफ़र जारी है उम्रे के तीसरे हिस्से
रुकन की जानिब, उसका रास्ता, उसकी गाइडेंस, उसका तरीक़ा कार प्रैक्टिकली इंतज़ामी तौर पर मैं आपको दिखा समझा रहा हूँ। शरीती तौर पर जिस मुकाम पे कौन सी दवा मांगनी है, किसने अपने लिए क्या मांगना है, वो आपका फ़ैसला है, वो आपने ख़ुद से तैयारी करके आनी है। तो ये ऊपर वाला फ्लोर आ गया, ठीक है जी, व्हील चेयर वाला। ये वही जगह है जो बाहर मैंने 3 नंबर वॉशरूम के साथ आपको एक पुल दिखाया था ना, उस पुल पे ऊपर जो लोग चढ़े हैं व्हील चेयर्स वाले, वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है जी। हाँ, अब व्हील चेयर के हवाले से काफ़ी बातें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे एक ये एहतियात आपको करनी चाहिए। अब ये देखें ना, वो भी एक क्वालिटी है, ठीक है। उसके टायर देखें, इसके टायर देखें, उसके टायर देखें, इसके टायर देख लें, ठीक है। ये टाइल है, यहाँ पे तो आप चलाएंगे हरम में इन टाइलों पे व्हील चेयर, लेकिन अगर आप हज पर आ रहे हैं तो आपने सड़कों पे व्हील चेयर चलानी है, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो ऊपर है, यहाँ पे जो लोग नफली तवाफ़ करेंगे बग़ैर अहराम के, वो भी यहाँ पे आएंगे। जिनके पास व्हील चेयर है वो भी यहाँ पे आएंगे। एहतियात चलने वालों ने भी ये करनी है, चलाने वालों ने भी ये करनी है कि जो चलाने वाला है उसने आगे अगले चलने वाले को पीछे पाँव से टक्कर नहीं मारनी, और जो चलने वाला है उसने एहतियात करनी है कि मेरे पीछे अगर व्हील चेयरें आ रही हैं तो मैं उसकी एहतियात करूं, वो मुझे आके टक्कर ना मारे, ताकि दौरान सफ़र, दौरान हज आपका पाँव ज़ख्मी ना हो, आपकी इबादत जो हैं वो मुतासर ना हों। ये टक्कर वाले मसले को हल करने के लिए एक ये ट्रिक भी लगाई जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह आपके जो व्हील चेयरें ले रहे हैं उनके आगे, कुछ के आगे फोम भी लगी होती है, देखें इसके आगे फोम लगी हुई है, ठीक है। तो ये फोम जो है वो आप ज़रूर लगाएं कि खुदा न खास्ता अगर आगे किसी बंदे को टक्कर लग जाती है तो उसको उसका पाँव ज़ख्मी ना हो सके। तो यहाँ से ये मेरा रास्ता जा रहा है सफ़ा पहाड़ी की तरफ। ये सफ़ा पहाड़ी है, यहाँ से हमारी सही शुरू होगी। ये सारे लोग दुआ मांग रहे हैं, वो सामने खाना काबा भी नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे जगह मिले आप यहाँ खड़े होकर दुआ मांग लें, आपको नीचे जगह मिले आप नीचे खड़े होकर दुआ मांग लें। सही के हवाले से एक बात जहन में रखें कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सफ़ा पे, सफ़ा से मेरी सही शुरू होगी और मरवा पे मेरी सही ख़त्म होगी। 7 चक्कर एक उम्रे में और तवाफ़े ज़ियारा में। याद रहे तवाफ़ हमारे उम्रे का दूसरा हिस्सा था, सही हमारे उम्रे का तीसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा 7 चक्कर सफ़ा और मरवा के, सफ़ा से शुरू हो के मरवा की तरफ मैं जाऊंगा तो मेरा 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। मरवा से मैं वापस सफ़ा आऊँगा, मेरा दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं, सफ़ा से चले मरवा गए, मरवा से वापस सफ़ा आए और 1 चक्कर काउंट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। तो इस तरह मेरी सही जो है वो शुरू हो चुकी है। सही के अंदर दाखिल होने के बाद अगर फिर कोई ऐसा बंदा जिसको लगे कि भाई नहीं मेरी शुगर डाउन हो गई है, मेरे पाँव जवाब दे गए हैं, तो वो फिर यहाँ पे अंदर ये जो व्हील चेयरें हैं यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। कम हद सफ़ा मियाँ रियाल, ये 100 रियाल में आपको सही करवाएंगे, ठीक है जी। पूरे सफ़ा टू मरवा का ये जो हाल है, ये जितने मताफ के फ्लोर हैं उतने ही इस सही के फ्लोर हैं। जिस फ्लोर पर आप तवाफ़ करेंगे उसी फ्लोर पर आप सही भी करेंगे। ये सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि मैंने सहन में मताफ में मैंने तवाफ़ किया था, सही भी मैं यहाँ पर ही करूँगा, यहाँ से ऊपर जाके नहीं करूँगा या ऊपर से नीचे आके नहीं करूँगा, सिक्योरिटी वाले जाने ही नहीं देंगे।
تو یہ سبز لائٹیں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے دوڑ لگائی تھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک ایک مقام کی شریعتی تفصیلات، ہسٹری، دعائیں آپ یاد کر کے سمجھ کے آئیں، جس مقام پر پہنچے اس مقام کی جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کو آپ اس پہ کریں گے۔ میں آپ کو انتظامی طور پر چیزیں دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ جہاں پہ ان سبز لائٹوں کے نیچے صرف مردوں نے بھاگنا ہے، عورتوں نے یہاں پہ دوڑ نہیں لگانی۔ ایک اور اہم بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ کے حج یا عمرے کے سفر میں ناموں پر غور نہیں کرنا، آپ نے نمبروں کو بھولنا نہیں، آپ نے تو نمبر، ایک دروازے کا نمبر، ایک پنکھے کا نمبر، ایک ستون کا نمبر، ایک بجلی والے مکان کا نمبر، یہ آپ نے کافی جگہ پہ دیکھا ہوگا جی، یہ اس کو سکین کرو، پھر جو دوسرا بندہ اس کو بتاؤ وہ بھی سکین کرے لوکیشن۔ سر نہیں، آپ کو سمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ، مینا، مزدلفہ، مدینہ شریف میں ان نمبروں کی صورت میں جو نقشے اویزاں کر دیے گئے ہیں، آپ ان کو سمجھ جائیں، آپ کو کسی سمارٹ فون یا نقشوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی جس نے اس کو سکین کر کے جانا ہے، اگر وہ اتنا سمجھدار ہے تو وہ گم ہی کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے آپ نے نمبروں پہ فوکس، یہ دیکھیں یہ دروازے کا نمبر ہے، وہ سپیکر کا نمبر ہے، وہ پنکھے کا نمبر ہے۔ حرم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر نمبر نہیں لکھا ہوا، بس آپ نے نمبروں کو غور کرنا ہے۔ تو صحیح کی جگہ کے درمیان آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیچھے مطاف میں ایک اسمبلی پوائنٹ بنایا تھا گم ہونے والوں کے لیے، اب جیسے ہی اس صفا مروہ کے ایریے میں داخل ہوں گے، اسی طرح کا ایک دروازہ نمبر جو ہے جو مروہ کے پاس ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب کو کہہ دینا ہے بھائی جان صفا صحیح ہم نے شروع تو اکٹھے کی ہے، لیکن اگر ہم اس سفر میں عورتوں میں سے یا مردوں میں سے کوئی بندہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے، اس نے صحیح سٹاپ نہیں کر دینی، اس نے اپنے چکر پورے کرنے ہیں، اور جب سب کے چکر پورے ہو جائیں گے تو 24 یا 25 نمبر دروازہ ہے آخر والا دروازہ، تو وہاں پہ سب مل جائیں گے، بچھڑنے والے اپنی صحیح کریں گے، دوسرے اپنی صحیح کریں گے، آخر میں وہ جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو دونوں کا کام مکمل ہوگا اور آپ لوگ باہر چلے جائیں گے۔ ورنہ یہاں پہ بھی کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی، اس فارمولے پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ صحیح کے حوالے سے اور چیز بتا دوں کہ صحیح میں وضو شرط نہیں ہے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے آپ قائم رکھ سکے ہیں بہتر ہے، لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ وضو کے بغیر بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوران صحیح اگر ہر صورت میں واش روم جانا پڑ جائے تو یہ 20 نمبر دروازہ ہے، یہ اس کا نمبر ہے اور یہ WC کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہاں سے جب آپ باہر جائیں گے تو یہ آپ سیڑھیاں چڑھ کے سامنے آپ کو واش روم نظر آئے گا، میں جب صحیح ختم کروں گا تو اس وقت میں وہ واش روم آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ یہ 22 نمبر آخری دروازہ ہے مروہ سے پہلے، جہاں پہ آپ کا اگر 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو پھر آپ 25 نمبر دروازے سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ اسمبلی پوائنٹ جو میٹنگ پوائنٹ جو گیدرنگ پوائنٹ ہے مروہ صفا کے درمیان وہ 22 نمبر دروازے کو رکھ لیں، اور جیسے کوئی بچھڑ گیا اپنی صحیح مکمل کرے گا، یہ 22 نمبر دروازے کے پاس آ کر یہاں پہ بیٹھ جائے گا۔ یہاں سے سیکیورٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں، تو یہاں سے وہ ایک تو اس کی ریسٹ بھی ہو جائے گی، دوسرا اس کے جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان کو واپس آ کے مل جائیں گے۔ ایک اور میں بات سب کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو ملنا ہے، کسی کو بتانا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، اس کو دروازے کا نمبر بتائیں، اور جہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس کے پاس کھڑے ہو کے بتائیں۔ سم ٹائم ایسا ہوگا کہ اس کو بولو یار دیکھو میں نے 22 نمبر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو
वो एक जगह पे खड़े होके बोलो मैं फलां नंबर वॉशरूम के सामने खड़ा हूँ, वो बोले मैं भी वॉशरूम के सामने ही खड़ा हूँ, नज़र दोनों को आ रहा है, मिल दोनों ही नहीं रहे, 10 मिनट की कॉल हो रही है, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब भी आपने किसी को रास्ता बताना है, समझाना है, उसको बोलो भाई ये देखो मैं फलां नंबर के पंखे के नीचे खड़ा हूँ, मैं फलां नंबर के बोर्ड पे ये देखो मैंने हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है 22 नंबर पे, ताकि अगर वो भी उसी एरिया में है, आपको नज़र आ रहा है, देख रहा है, तो उसको जब पता चले, हाथ नज़र आए, तो वो उस जगह पर आ जाए। तो ये आपके लिए एक आसानी होगी पूरे सफ़र में एक दूसरे को ढूंढने और मिलने के लिए। ये मैं आ चुका हूँ मरवा की तरफ और यहाँ पे आके मेरा पहला चक्कर पूरा हो गया। सफ़ा और मरवा पहले खुले होते थे, मुझे काफ़ी दफ़ा ये मौका मिला है कि मैं वो सामने मरवा पहाड़ी के ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा बैठा हूँ, यहाँ पे हम एक घंटा बैठे रहते थे। और लेकिन अब सिक्योरिटी इशू या रश को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सफ़ा और मरवा दोनों को बंद कर दिया है, लेकिन जो काम यहाँ पे होना होता है वो जारी व सारी है और ता क़यामत जारी ही रहेगा। तो अब मैं मरवा से सफ़ा की तरफ जाऊँगा और अपना दूसरा चक्कर पूरा करूँगा। सफ़ा और मरवा दोनों की तरफ ये एक स्लोप आती है, इस तरह की चढ़ाई आपने सफ़ा की तरफ भी चढ़नी होती है और मरवा की तरफ भी चढ़नी होती है। देखें आपको प्यास लगी है, आप ये सफ़ा और मरवा में ये ज़मज़म की टूटियाँ लगी हुई हैं और ये टूटियाँ चलाने का एक तरीका भी होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से मैंने कप लिया, ये ज़मज़म है, कैसे पता लगा? ये ज़मज़म लिखा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ मोया अल शरब लिखा है वो ज़मज़म नहीं होता। तो इसको चलाने का ये तरीका है, ये इसके पीछे लाइट लगी है, आप इसको ऐसे फिंगर लगाएं तो ये पानी आना शुरू हो जाएगा। अगर सफ़ा मरवा के दरमियान कोई बंदा थक जाता है, कोई मरीज़ है, तो वो 5-10 मिनट के लिए अगर बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि पूरा ग्रुप ही बैठे। ऐसा ना हो बाबा जी को आप बैठा दें और आप भागते रहें तो बाद में बाबा जी को ही ना मिलें। तो सफ़ा मरवा में एक और चीज़ के जो तवाफ़ शुरू करने से पहले हमने इत्तवा किया था, हमने जो अपना सीधा कंधा नंगा किया था, उसको आप सफ़ा मरवा सही के दौरान ढक लेना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तवाफ़ के दौरान जो है वो करना होता है। तो ये देखें, जैसे अब सफ़ा मरवा के अंदर हूँ मैं, तो यहाँ पे तमाम लोगों ने अपने कंधे ढांपे हुए हैं। इसी तरह नमाज जब पढ़नी है तो नमाज भी आपने कंधा ढांप के ही पढ़नी है। नमाज के हवाले से एक और अहम बात बता देता हूँ, काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि हमने उम्रा पे जा रहे हैं, हरम में जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, तो नमाज कसर करेंगे कि नहीं, मुकीम हैं या सफ़र हम मुसाफिर हैं। देखें, आप मुसाफिर हैं तो आपने कसर नमाज पढ़नी है, ये अपने उलमा से जानकारी लें इसकी। मैं आपको हरम के हवाले से बता देता हूँ, जब भी आपने हरम मक्का या हरम मदीना में इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़नी है, आपने नमाज पूरी पढ़नी है। ठीक है जी, आपका मेरे ख्याल में 70% से 80% कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। बाकी की जो है वो आप अपना फ़ैसला उलमा से करवाएं। मरवा से सफ़ा की तरफ जाते हुए, जैसे सफ़ा से मरवा की तरफ आते हुए भी वो लाइटें थी, इसी तरह मरवा से सफ़ा की तरफ जाते हुए भी ये ग्रीन लाइटें, जिनके नीचे मर्दों ने और सिर्फ मर्दों ने ही यहाँ पे दौड़ना है। ये मैं दोबारा से सफ़ा की तरफ आ गया हूँ और सफ़ा पर आकर मेरा दूसरा चक्कर जो है वो मुकम्मल हो गया। ये सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है, सफ़ा स्टार्ट हेयर। तो अब मैं अपने 7 चक्कर पूरे करता हूँ और इसके बाद की बातें फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा से बताते हैं। अच्छा जी, मेरा ये 7वां चक्कर मुकम्मल होने वाला है। मैं मरवा पहाड़ी की ये चढ़ाई, ये स्लोप चढ़ना शुरू करने लगा हूँ। मेरे उम्रे का तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट, तीसरा रुकन
अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी गलती, बग़ैर किसी शको शुबहात के मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर ये जो 25 नंबर दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही दरवाज़ा है जहाँ से आप इस सफ़ा मरवा के हाल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड में मरवा पहाड़ी और ये राइट साइड में 25 नंबर 24 नंबर ये दरवाज़ा। तो यहाँ से अब मैंने अपनी सही मुकम्मल कर ली है। अब मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर निकल के मैं आपको कुछ लापरवाहियाँ, कुछ बद इंतज़ामियाँ, कुछ औरतों के हवाले से पॉइंट्स जो हैं वो भी दिखाता हूँ और बताता हूँ। हमारी जो ख़वातीन हैं उनको पता नहीं क्या लगता है कि जैसे ये हमने 25 नंबर दरवाज़ा क्रॉस करना है, सबसे पहले हमने कैंची निकालनी है और यहाँ ही सारे लोगों के सामने हमने अपने बाल काटने शुरू कर देने हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हाँ, लेकिन औरतों के हवाले से एक ये चीज़ कि भाई यहाँ से ही आपने अपने बाल खोल के बाल काटने नहीं शुरू कर देने। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, जो अंदर से सही मुकम्मल करके बाहर निकल रहे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने बाल नहीं काटे, लेकिन इसका जो हल है, जो जेन्युइन तरीका है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो भी समझाता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो ये 25 नंबर दरवाज़ा मरवा से हम बाहर निकले और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो तमाम ख़वातीन जो खड़ी हैं, यहाँ से ही निकाब खोला, कैंची हाथ में है, खामद साथ है तो उसको बोला काटो, कोई दूसरा मेंबर है फैमिली का लेडीज़ में तो उसको बोला काटो। भाई नहीं, आपने क्या करना है, आप जैसे ही सफ़ा से मरवा से बाहर निकलेंगे तो आपने राइट साइड पे सीधे हाथ पे मुड़ जाना है। मुड़ना तो आपने यहाँ पे वैसे भी है, हर बंदे ने यहाँ ही आना है। ठीक है, सिवाय कुछ लोगों के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हज के दौरान वो लोग जो जिनका बस स्टॉप मरवा होगा, ठीक है। अब देखें हमारा चौथा रुकन रह गया ना, हमारा उम्रा मुकम्मल होने का जो एक अहम सबसे आखिरी पार्ट जो हमने हलक करना है या कसर करना है, हमारा सिर्फ वो रह गया। तो ख़वातीन के लिए जो चाहती हैं कि नहीं मैं अभी से ही काटूं, मैं अभी से ही जो है वो मेरा ये काम मुकम्मल हो जाए, तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। वो 25 नंबर दरवाज़ा, ये लाल वाले पुल के नीचे से 25 नंबर दरवाजे से हम बाहर आए, राइट साइड में हम मुड़ के सिर्फ 10 से 15 सेकंड हमने चला है, ज़्यादा नहीं चलना मैंने, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में जब चलता हूँ तो मेरे सामने ये एक वाशरूम नज़र आ जाता है जिसका नंबर है 9 नंबर। ठीक है जी, ये नज़र आ गया, दोरा तलमिया WC 9 नंबर, ये ख़वातीन का वाशरूम है। यहाँ पे ख़वातीन अंदर जाएंगी, अंदर वाशरूम बने हुए हैं, अंदर वज़ू खाने बने हुए हैं, कैंची साथ लेके जाएं। वहाँ पे जो आपने सिर्फ अपने बालों के जूड़े को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के तो आपने उनको काट के वहीं पे फेंक देना है। तो यहाँ अंदर जाए ना, यहाँ तो अंदर कोई मर्द है ही नहीं, सिर्फ औरतें ही हैं, किसी किस्म की कोई बेपर्दगी नहीं होगी, वहाँ पे कोई ना महरम नहीं होगा, रास्ते में खड़े होकर कोई आपको बाल काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी सेफ सी जगह है कि अगर आपने ये काम फ़ौरन से ही करना है उम्रा मुकम्मल करने के बाद, तो भाई यहाँ से आ जाए ना। ये वो सामने वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको अंदर से दिखाया था 20 नंबर दरवाज़ा, कि अगर किसी ने एमरजेंसी में वाशरूम जाना है तो ये 20 नंबर दरवाजे से बाहर आके वो भी इसी वाशरूम में जाएगा। ठीक है, इसके साथ वो आगे जेंट्स का वाशरूम भी है। ठीक है, तो ख़वातीन से ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई वो काम जो आपने वहाँ पे करना था आपने वहाँ पे नहीं करना, 15-20 सेकंड चल के आना है, ये लेडीज़ वाशरूम के अंदर चले जाना है और वहाँ पे आप जाके अपना जो हलक है सॉरी जो कसर है, जो आपने बालों को काटना है, कैंची आपके पास है, पाकिस्तान से लेके आएंगे तो लगेज में नहीं रखना, अगर लगेज में नहीं रखी बैगेज में है, नहीं मिली तो सर कोई मसला नहीं, 2 रियाल की अपने होटल की बिल्डिंग से ले लें।
اب یہاں پہ عورتوں کا تو ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، اللہ آپ کو قبول کرے، دعائیں آپ نے پتہ نہیں میرے لیے کی ہیں کہ نہیں، اللہ وہ بھی قبول کرے اگر کی ہیں تو۔ اب رہ گئے مرد، کہ مردوں نے جو حلق کرنا ہے، مردوں نے جو قصر کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے پچھلے کافی عرصے سے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جیسے ہی آپ یہ صفا مروہ سے عمرہ کر کے مکمل صحیح کر کے باہر نکلتے ہیں تو یہ کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، یہ باربر شاپس ہیں، ٹھیک ہے، باربر شاپس۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنیں ہیں، تیسری آپشن آپ کی ویلڈ نہیں ہے، نہ آپ نے کرنی ہے۔ وہ تیسری کیا ہوتی ہے؟ جس طرح عورتیں کینچی سے کٹ لگاتی ہیں ویسے ہی مرد بھی کٹ لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ سر آلموسٹ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اس پہ کہ بھائی سر کی ایک کونے سے کینچی سے 2-4 بال کاٹ لینے سے آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ نہیں ہوتے۔ آپ نے جو جینین طریقہ ہے حلق کا، قصر کا، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ بال چاہے آپ کے سونے کے لگے ہوں، جو شریعت کے احکام ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ قصر کون کروا رہا ہے اور حلق کون کروا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھائی صاحب قصر کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنے سر کا برابر 1/4 حصہ وہ قصر کروا رہے ہیں۔ اب ویسے یہاں پہ کروا تو سارے ہی قصر رہے ہیں۔ دیکھیں بلیڈ کے ساتھ، استرے کے ساتھ آپ جو ٹنڈ کرواتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شریعت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ تو افضل مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلیڈ کے ساتھ ٹنڈ کروائیں۔ اب ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں چونکہ یہ ویڈیو اسپیشلی ایک تو میں حاجیوں کے لیے بنا رہا ہوں، اب حاجی ہیں، صاحب استطاعت ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، یہ سارے فری ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حج کے آج تو میں بتا رہا ہوں کہ مکہ میں نہ عمرے کا سیزن ہے نہ حج کا سیزن ہے، لوکل لوگ ہیں موسٹلی، تو تب یہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ لیکن جب آپ حج کے دوران ہوں گے، جب یہاں پہ رش ہوگا، تو حاجی صاحب آپ نے یہاں پہ آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے لگے جانا لائن میں، نہیں، آپ کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ ہے کہ آپ مکہ میں کسی بھی ایریے سے جب اپنے ہوٹل یا بلڈنگ سے آپ آ رہے ہیں تو آپ نے حرم آنے سے پہلے اپنی بلڈنگ میں اپنے ہوٹل کے نزدیک سلون دیکھ آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ آپ جیسے یہاں سے عمرہ مکمل کریں، صحیح مکمل کریں، ٹھیک ہے، صحیح مکمل کریں، کیونکہ عمرہ تو مکمل آپ کا تب ہوگا جب آپ حلق کریں گے۔ تو صحیح مکمل کرنے کے بعد ایک میں بات بتا دوں اسپیشل حج کے حوالے سے ہے یہ کہ یہ میری بیک سائڈ پہ ایک سٹاپ ہے، اس کو کہتے ہیں الغزہ بس سٹاپ، ٹھیک ہے۔ تو جو الغزہ بس سٹاپ والے لوگ ہوں گے وہ یہاں سے صحیح مکمل کرنے کے بعد یہ واش روم کی بیک سائڈ پہ ان کا راستہ ہے، وہ ادھر سے ہی آئیں گے، جب وہ آئیں گے ان کو راستے کی بھی سمجھ آ جائے گی، تو آپ یہاں سے واپس جائیں گے۔ لیکن جو باقی کے لوگ ہیں جو دوسرے سٹاپوں سے آئیں گے، جو کلاک ٹاور کے نیچے والی پارکنگ سے یا اسی حرم کے کسی اور سائڈ سے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں اب یہ حرم کے میں بالکل اوپر سے گھوم کے واپس کلاک ٹاور کی طرف جاؤں گا۔ اگر کلاک ٹاور کو ہم فرنٹ سائڈ کہہ لیں تو یہ میں اس وقت حرم کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اوپر سے ایک چکر کاٹ کے واپس جو ہے وہ کلاک ٹاور کی سائڈ پہ جانا ہے، اور وہاں پہ جو نیچے کلاک ٹاور کے نیچے بھی سالون بنے ہوئے ہیں، باربر شاپس بنی ہوئی ہیں، وہاں سے میں اپنا حلق یا قصر کرواؤں گا۔ لیکن اگر آپ صحیح مکمل کر چکے ہیں، آپ نے جانا ہے اپنے ہوٹل میں، آپ کو اپنے بس سٹاپ کا پتہ ہے، بس پہ بیٹھیں، ہوٹل میں جائیں، وہاں پہ نزدیک جو آپ نے سلون آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس سالون کو سے جا کے حلق قصر کروائیں، اپنے روم میں جائیں، کپڑے چینج کریں، احرام کھولیں، تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں دیکھیں حلق کروانے کے لیے یا ہوٹل کی طرف جانے کے لیے میں نے جو راستہ بتایا آپ کو، دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک وہ بندہ جس کی الغزہ کی سائڈ پر جو بس سٹاپ ہے وہ الغزہ بس سٹاپ سے حرم میں آیا تھا، اس کو میں بولوں کہ جی تو پہلے گھوم کے جا کلاک ٹاور، وہاں پہ
अपना हलक या कसर करवा और ये 400-500 मीटर चल के वो जाए उधर हलक करवाए और फिर ये 400-500 मीटर वापस आए और फिर इस साइड पे फिर 500-600 मीटर चल कर वो अपने बस स्टॉप की तरफ जाए, तो सर नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप हरम में किस बस स्टॉप से दाखिल होंगे, किस दरवाजे से दाखिल होंगे, लेकिन आप जहाँ से भी दाखिल हो रहे हैं आप आने से पहले अपने होटल के नज़दीक जो सैलून है उसको देख कर आएँ, ताकि ये जो उम्रा मुकम्मल करने वाला आखिरी चौथा अहम हिस्सा है ये आप अपने होटल में जाकर कंप्लीट करें। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको आवाज़ आई है एक फूंक की, ऐसे शायद कैमरे ने रिकॉर्ड की हो, ये आवाज़ आप जब हरम में होंगे मक्का मदीना के अंदर तो अजान से एग्जैक्ट 20 मिनट पहले स्पीकरों में ये फूंक मारी जाती है। ठीक है, इस चीज़ पे गौर करिएगा आप जब यहाँ पे आएंगे। गौर करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई अजान होने में 20 मिनट रह गए हैं, मैं उठूं, मैंने वाशरूम जाना है तो मैं वाशरूम जाऊं, मैंने वज़ू बनाना है तो मैं वज़ू बनाऊं। इसी तरह जो ख़वातीन है जो उस वक़्त एहराम में होंगी, जो तवाफ़ कर रही होंगी, देखें नमाज के वक़्त मुताफ से औरतों को बाहर निकाला जाता है। तो अब आपने फूंक की आवाज़ सुन ली, ये एक छोटी फूंक नहीं है, अच्छी खासी हर बंदे के कानों में ये पड़ती है, पता लगता है कि कुछ आवाज़ आई है। तो जब आपको ये आवाज़ आए आप अपने ही तौर पर मताफ से बाहर निकलना शुरू हो जाएं और जो औरतों के लिए जो जगह बनाई गई है वहाँ पे बैठ के अपनी नमाज अदा करें। आपने जितनी भी गूगल पे जो इंटरनेट पे जो तस्वीरें देखी होंगी मताफ की, उनमें आपको सिर्फ एहराम वाले नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि औरतें और मर्द शरीयत इस्लामी के मुताबिक इकट्ठी नमाजें नहीं पढ़ सकते, इसलिए औरतों को मताफ से बाहर निकाल दिया जाता है और जैसे ये फूंक मारी जाती है उसके बाद मताफ में मर्दों की सफ़ें बननी शुरू हो जाती हैं। व्हील चेयर के हवाले से बता दूं, वो लोग जो अलगज़ा बस स्टॉप की तरफ आएंगे और व्हील चेयर है उनके पास और उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, सर ये वही पुल है जो वो आगे से चढ़ना शुरू होता है और ये आपको लेके जाएगा व्हील चेयर वालों को सेकंड फ्लोर पे। इसी तरह का पुल 3 नंबर वाशरूम के सामने भी आपको दिखाया था। इसी तरह का पुल जो है 79 साइड पे एक 65 नंबर दरवाज़ा है वहाँ पे भी चढ़ता है। तो ये पूरे हरम के इर्द गिर्द ये 3 पुल हैं जो सिर्फ व्हील चेयर वालों के, सिर्फ नहीं, अगर आप नफली तवाफ़ करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं या रश की वजह से ऊपर जा रहे हैं या आपको पता नहीं है तो आप ऊपर ही जा रहे हैं तो जा आप सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर वाले तो मस्ट इन्हीं पे जाएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो चलते हैं अब इंशाल्लाह मैं हलक करवाता हूँ और हमारा जो उम्रे का जो चौथा अहम हिस्सा है वो भी मुकम्मल करते हैं और उसके अलावा फिर जो हरम की गाइडेंस में कुछ और दो कोई बस स्टॉप है या कोई वाशरूम की मालूमात है वो भी आगे चल के दिखाते हैं। जी, इस दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ था अपना उम्रा मुकम्मल करने के बाद। ये पुल के नीचे से मैं वापस आ गया हूँ मैं ये 3 नंबर वाशरूम के पास और ये सामने सफ़ा टावर है, ये ऊपर क्लॉक टावर है और इसका जो ये रास्ता है इस रास्ते में सामने वो एक बोर्ड नज़र आ रहा है 3 डिग्री सैलून बार्बर शॉप। जी, मैं आ गया हूँ 3 डिग्री बार्बर शॉप पे। देखें इनका रेट महंगा है, मैं पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ के एक और भी चीज़ें, यहाँ पहले लाइन में लाकर आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा और उसके बाद आप जाएंगे। ये इनका काउंटर है और ये इनका रेट लिखा हुआ है, ठीक है, 20 रियाल। लेकिन हो सकता है कि आप जब अपने होटल में हैं जहाँ से आपने आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जो सैलून है वहाँ पे आपको 10 रियाल भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर तो रश नहीं है तो इनके पास कम अज़ कम भी 50-100 बंदा है जो बस टेंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करवाना चाहेंगे तो आप यहाँ से करवा सकते हैं।
اس کے علاوہ جو باقی کی دوسری آپشن ہوگی میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہ اس سے سستی ہوگی، لیکن دوران سفر حج میں آپ کو یہ کہیں بھی ایسی جگہ پہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ 5-10 بچانے کے لیے 2 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پیدل چل لیں۔ تو اب چونکہ مجھے تو ساری گلیوں کا پتہ ہے، بہرحال اسی کے ساتھ ہی یہ ایک راستہ جاتا ہے آگے، اور یہ راستہ بالکل اوپر سے حرم کے اوپر سے بھی آتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ وہ راستہ، میں نکل کے باہر آ گیا ہوں۔ یہ 4 نمبر واش روم ہے، یہ لیڈیز کا ہے۔ وہ سامنے 5 نمبر واش روم ہے، وہ بھی لیڈیز کا ہے۔ وہ سامنے باب عبدالعزیز 1 نمبر، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے اوپر سے سیدھا ایسے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے روڈ جو شروع ہوتا ہے یہ آگے جاتا ہے سیدھا کبوتر چوک، پاکستانیوں کا مشہور ہے زمانہ کبوتر چوک، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم خلیل روڈ، وہ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ سانو کبوتر چوک ہوٹل چاہیے، کیوں؟ وہ نزدیک ہے۔ تو یہ وہ سامنے کبوتر چوک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سالون ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ یہاں پہ آ کے 10 ریال کی ٹینڈ کروا لیں گے، ورنہ جو میں نے آپ کو باربر شاپ دکھائی ہے وہاں سے آپ کروائیں گے۔ اگر آپ کی سائڈ وہ ہے، آپ کا سٹاپ وہ ہے، 10 ریال کی بچت کے لیے حاجی صاحب آپ نے 2 کلومیٹر سفر نہیں کرنا۔ میں تو چلو مسکین بندہ ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ لوگ تو حج پہ آئے ہیں، اس لیے آپ نے کسی بھی بچت والے کام کے پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفجر کا اوپر لگا ہوا ہے بورڈ، یہ الفجر کلاک جو کہ کمپنی ہے، اور اس کے نیچے یہ ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ باربر شاپ ہیں۔ کتنا؟ 10 ریال؟ حج میں بھی 10 ہی ہوگا، 10 ہی ہوگا۔ تو سر یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، اب یہاں سے میں حلق کرواؤں گا، لیکن آپ کی جو سب سے پہلی پریورٹی جو آپشن ہے نا وہ آپ کی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ حرم میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں 2-4 نمازیں پڑھ کے ہی ایک ہی دفعہ جاؤں گا، تو پھر آپ یہاں سے آ کے حلق کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر حرم کے ارد گرد جتنے بھی ہوٹل ہیں، جتنی بھی بلڈنگیں ہیں، جتنی بھی گلیاں ہیں، جتنی بھی سڑکیں ہیں، سلون ہر ایک ہوٹل میں، ہر ایک بلڈنگ میں، ہر ایک بازار میں، ہر ایک گلی میں سلون موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 آپشنیں میں نے دکھائی ہیں یہ اصل میں اس لیے دکھائی ہیں کہ یہ بالکل حرم کے نزدیک اور حرم کے اندر بالکل ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں حرم گائیڈنس کے حوالے سے 2-4 چیزیں اور بھی یہاں پہ میں جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی اور تمام نعمتوں سے نوازے۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں ختم، اور